स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। राजेश का ट्रेडिंग का बिजनेस है। बहुत ही शकी इंसान है और घटिया भी है। अपनी पत्नी विभा को बड़े कष्ट दिए इसने। विवाह से पूर्व विभा बड़ी चंचल और बड़ी हंसमुख लड़की थी, लेकिन विवाह के बाद वो एकदम सी बड़ी गुमसुम और चुप चुप सी रहने लगी थी। अब विवाह को 30 वर्ष हो चुके हैं। तो सुनने में ये भी आया था कि भाई राजेश विभा को बहुत मारता पीटता भी था। राजेश एक चरित्रहीन व्यक्ति है और औरतों के चक्कर में उस पर पुलिस केस भी हुए हैं। शायद इसीलिए वो विवाह पर भी विश्वास नहीं करता था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। 2 बच्चे हैं। राजेश की शक की गंदी आदत दोस्त रिश्तेदार सब जानते हैं। इसीलिए उसके घर बिना सूचना दिए कोई नहीं जाता। रिश्तेदार, यहाँ तक विवाह के भाई बहन भी पहले फोन करके कभी कभार वहां जाते थे, तो जाते भी नहीं। और विवाह से वो कभी अकेले बात नहीं कर सकते थे, हमेशा ये भी मुंह पे बैठा रहता था। अच्छा, 4 वर्ष पुरानी घटना है। एक बार राजेश ने मुझे फोन किया कि दीदी, मुझे आपसे कोई राय लेनी है। मैं समझ गई, इतना सेल्फिश और नीच इंसान अगर मदद मांग रहा है तो समस्या जरूर बड़ी होगी। मैंने कहा भाई ऑफिस आ जाओ। वो तुरंत आ गया और बताया कि भाई उसके बड़े बेटे जय का रिश्ता पक्का हो गया है, लड़की इंजीनियर है। लेकिन दीदी, समस्या ये आ रही है कि विवाह पिछले 1 साल से बड़ा अजीब सा व्यवहार करने लगी है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। मैं ये सोच रहा था कि उससे आपकी बात करवाता, उसे यहाँ लेके आता या आप मेरे घर आती। शायद आप उसे समझाओगे तो ठीक हो जाएगी। अब तो बच्चे भी उससे बात नहीं करना चाहते, बड़ी हर्टिंग लैंग्वेज बोलती है। मैंने साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया था, लेकिन वो तो दवा भी नहीं खाती, दवा भी मुझे ही जबरदस्ती खिलानी पड़ती है। और एक दिन तो देर रात वो मेरे सामने चाकू लेकर खड़ी हो गई। मैंने किसी तरह उसके हाथ से चाकू छीना। गुस्से में बर्तन पटकती है। अब बताइए मैडम, मैं क्या करूं? क्या कमी रखी मैंने इस औरत के लिए? कपड़ों से अलमारी भरी है, 4-5 गोल्ड के सेट पड़े हैं। पहले बेटी भी उसकी थोड़ा ध्यान रखती थी, अब तो बेटी भी उस पर दया नहीं करती। तो मैंने कहा एक बात बताओ, अभी 2 माह हुए हैं उसकी दवा शुरू हुए, थोड़ा दवा खिलाते रहो, वेट करो, ठीक हो जाएगी। लेकिन भाई उस पर गुस्सा मत करो। देखो, विवाह ने आपकी और बच्चों की बड़ी सेवा की है, अब आप लोगों को उसकी सेवा करनी चाहिए। मुझे पता है विवाह की इस दुर्दशा का जिम्मेदार सामने ही बैठा था, लेकिन फिर बड़ा मायूस होकर बोला कि दीदी, नई रिश्तेदारी बनी है, कभी कभी समधन वीडियो कॉल करती है तो विवाह बात नहीं करती, मुझे ही करनी पड़ती है। अच्छा नहीं लगता ना, कल को बहू घर में आएगी तो क्या होगा हमारा? मुझे चिंता सी हो गई है। मैंने कहा आप समाज या नए रिश्तेदारों की चिंता ना करके सबसे पहले विवाह का हल निकालो। आप देखो, बच्चे वैसे ही उसकी बीमारी से पक चुके हैं, इसीलिए आपको हल निकालना है, क्योंकि वो आपकी पत्नी है। तो बोला कि क्या करूं मैं? मैंने कहा मेरी बात मानोगे? बोला हाँ। तो मैंने कहा सबसे पहले बेटे के विवाह की तारीख को 6 माह के लिए आगे कर दो। तो बोला उससे क्या होगा? मैंने कहा देखो, दिल्ली में तुम्हारा और विवाह दोनों का परिवार है, करीब 10-12 फैमिली होंगी। तुम बस अब एक काम करो कि विवाह को फिलहाल उसकी माँ के पास करोड़वाल छोड़कर आ जाओ।
तो एकदम बोला, भाई मेरे पास इतना टाइम कहाँ है और यहाँ ऑफिस कौन देखेगा। तो मैंने कहा एक बात बताओ, मैं विवाह की बात कर रही हूँ, आपकी नहीं। आप सिर्फ इसे वहां छोड़कर आ जाइए इसकी माँ के पास, और आप स्वयं वहां पर ये कह के आना कि तू जब तक यहाँ पर रहना चाहे माँ के पास रह लेना, और कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। इतनी बात सुनते ही राजेश को तो मानो सांप सूंघ गया। बोला दीदी घर बच्चे डॉगी सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। तो मैंने कहा हद हो गई, 28 साल का बेटा 25 साल की बेटी होते हुए तुम्हें घर की चिंता हो रही है। मैंने कहा अरे काम वाली रख लो ना। तुम बड़ी सोच में पड़ गया, चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, मानो मैंने इसकी किडनी मांग ली हो। तो मैंने कहा यार एक बात का बुरा मत मानना, अगर बाय द वे विवाह की डेथ हो जाती है तो तब भी तो तुम लोग मैनेज करोगे ना। तो बोलो अरे दीदी चुप चुप बोलो, ऐसा मत बोलो प्लीज। फिर बोला कि विवाह की माँ के यहाँ थोड़ा सा व्यवस्था भी ठीक नहीं है उन लोगों की। तो मैंने कहा भाई एक बात बता कि विवाह को कौन सा तूने बहुत बड़े महल या बहुत बड़े सुख में रखा हुआ है। पिछले 5 वर्षों से बेटी की जिद के कारण ही झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तुमने डोमेस्टिक हेल्प रखी। बाकी इतने वर्षों तुम्हारा झाड़ू पोछा खाना कपड़े धोना प्रेस करते करते जीवन भर संघर्ष किया विभा ने। जबकि देखो तुम्हारी अंतरात्मा जानती है ऐसा नहीं था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन पत्नी को आपने बहुत कष्ट दिए। और मुझे पता लगा है कि बेटी के डांटने के बाद ही आपने विवाह से मारपीट बंद की। विवाह को हमेशा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते रहे और अब उसी का खामियाजा भुगत रहे हो, ये जो हुआ है उसको। तो कहने लगा कि दीदी मैं तो यहाँ समाधान मांगने आया था, आप तो जलीली करने लगे। दोस्तों दुष्टों को सीधा करना मुझे आता है, और भाई ये खुद मेरे पास आया है। अब मेरी बात तो इसको सुननी पड़ेगी ना। उसके बाद मैंने इसे साफ कह दिया, मैंने कहा भाई देख मेरा आइडिया अगर सही लगे तो कल ही लड़की वालों से बात करके सबसे पहले बेटे के विवाह की डेट आके करो, और विवाह को उसके कपड़ों दवाइयों के साथ थोड़े बहुत रुपए लेके उसकी माँ के हाथ में इसको सौंप के आ जाओ। अब विवाह की माँ के पास सभी रिश्तेदार आते जाते हैं। विवाह को कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी नहीं है, इसके सीने पर बस बड़ा बोझ है, कई बातें कई शिकायतें कई गलतफहमियां और बहुत सारा गुस्सा इसके पिटारे भरे हुए सीने में, जिन्हें ये कभी बाहर नहीं बोल सकी, क्योंकि तुमने कभी बोलने का मौका दिया ही नहीं इसे। तुमने जो सिखाया ये डर के हमारे वही करती रही, जो बुलवाया ये बोलती रही। इसके जीवन में आपसे जुड़ने के बाद सिर्फ इसकी सांसों पर इसका अधिकार था, बाकी इसका उठना बैठना बोलना और खाने तक पर भी आपका पूरा कंट्रोल था। इतनी ज्यादा कंट्रोलिंग के बाद ही ये अब ये जिंदा लाश बन चुकी है। लेकिन आगे आप फर्क देखना, अगर आप इसे छोड़ के आओगे, अपनों के साथ उठने बैठने बात करने, अतीत के किस्सों को लेकर बात करेंगे, हंसेंगे, तो देखिएगा धीरे धीरे ये थोड़ा खुलने लगेगी और फिर धीरे धीरे अपने दुख भी शेयर करने लगेगी, और तब इसके सीने का थोड़ा बोझ कम होने लगेगा। उसके बाद ये ठीक होने लगेगी। रही तुम्हारी बात, तो बहू को आ जाने दो, उसके आने के बाद तुम्हें अपनी पत्नी की वैल्यू नजर आएगी। कोशिश ये भी करना कि माँ के यहाँ कुछ दिन रहने के बाद इसे अपने भाइयों और सभी रिश्तेदारों के यहाँ भी भेजना चाहिए विवाह को। उसके बाद राजेश चला गया।
1 हफ्ता हो गया, कोई निर्णय नहीं लिया राजेश ने। संडे को समधन समधी उसके घर पहुंच गया। कुछ देर विवाह ठीक रही, 10 मिनट बाद अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गई। वो तो बेटे ने किसी तरह से फिर उनके सामने मैनेज कर लिया और फिर वो लोग चाय पी के चले गए। उसके बाद राजेश और बेटा बेटी सब गहन चिंता में पड़ गए। बेटा बोला पापा इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। राजेश को विवाह को एडमिट करने वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने पूरी रात फिर राजेश ने मेरे आइडिया पर विचार किया और दूसरे दिन विवाह के कपड़े दवाइयां पैक करके उसे उसकी माँ के यहाँ छोड़ने चला गया। माँ के हाथ में 10,000 रुपए दिए और बोला कि विवाह को आपकी जरूरत है, इसे कुछ दिन अपने पास रखिए। लाचार माँ जब बेटी की हालत देखी तो रोने लगी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकी और फिर राजेश वापस आ गया। विभा ने उसे पलटकर देखा तक नहीं। मैंने राजेश से विभा की माँ का नंबर ले लिया था और मैं विभा से भी बात करती थी बीच बीच में। उसकी माँ को, उसकी बड़ी बहन को बीच बीच में समझाती रहती थी। अच्छा, दूसरे दिन से ही फिर विभा की माँ उसे लेकर सुबह सैर पे लेकर जाने लगी। अर्ली मॉर्निंग में विभा अपनी माँ के हाथ से भी दवा आराम से खा लेती थी, मना नहीं करती थी। उसकी पसंद का खाना घर में बनने लगा, उसकी पसंद के कपड़े उसने पहनने शुरू किए। राजेश ने तो उसे 30 साल सिर्फ साड़ी पहनाई, गाउन वाउन भी नहीं पहने देता। धीरे धीरे आसपास जिनके साथ उसका बचपन बीता, उन लोगों से मिलना जुलना, बात करना, फिर थोड़ा थोड़ा फोन भी अटेंड करने लगी, बात करने लगी। लेकिन फिर 10 दिन बाद एक दिन रात को विभा अपनी माँ से लिपट कर अचानक बड़ी जोर जोर से रोने लगी। तो माँ घबरा गई, राजेश को फोन किया। राजेश ने फिर डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसे दवा देते रहना। 20 दिन बाद विभा का भाई अपनी माँ और विभा को अपने मामा के पास चंडीगढ़ ले गया। विभा स्कूल की छुट्टियों में हमेशा अपने मामा के पास चंडीगढ़ चली जाती थी। अच्छा, अब विभा थोड़ा थोड़ा बात करने लगी थी, लेकिन अक्सर बीच बीच में दिन में 1-2 बार जोर जोर से रोने का उसे दौरा पड़ता था। विभा की बड़ी बहन भी 2-3 दिन में विभा से मिलने माँ के घर जाती थी। 1 माह बाद विभा ने अपनी बड़ी बहन से अपने कुछ दुख शेयर किए, जो कि उसने मतलब कितनी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सही शादी के बाद। शायद इसीलिए राजेश उसको किसी के पास नहीं छोड़ता था कि कहीं मेरी पोल पट्टी न खोल दे। उसके बाद राजेश ने मुझे फोन किया कि बेटा विभा को देखने के लिए नानी के पास गया था और 10,000 रुपए देकर आया। मैंने कहा ठीक किया। बोला कि अब मैं भी विभा को देखने जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम तो अभी बिल्कुल मत जाना, विभा ने तुम्हें तो कोई कॉल नहीं किया। पहले विभा का विश्वास पक्का हो जाने दो कि उसका परिवार, उसके भाई बहन, उसकी माँ, ये सब उसके साथ है। तुमने आज तक उसको फोन तक नहीं दिया। वो बच्चों के फोन से बात करती है। जिस परिवार के साथ उसने 22 वर्ष गुजारे उनसे एकदम दूर कर दिया आपने विभा को। जब भी किसी फंक्शन वगैरह में मायके लेकर गए तो साय की तरह उसके पास चिपके रहे। वो किसी से बात करते हुए भी डरती थी। अब आप बस इंतजार करिए, देखो वो किसी जंगल में नहीं है, अपनी माँ के पास बैठी है। ठीक होने पर वो खुद ही अपने बेटे को फोन करेगी और बेटा ही उसे वापस लाएगा। राजेश बोला मैं भी अगर फोन करता हूं तो वो हाँ या ना में जवाब देती है। बड़े बेटे से थोड़ा बात कर लेती है कि भाई खाना वाना खाया या नहीं। लेकिन 1.5 महीने के अंदर ही विवाह 50% ठीक हो चुकी थी, जैसा कि डॉक्टर का कहना था।
अकेले रहना, चिड़चिड़ाहट, किसी चीज को गौर से ताकते रहना, खो जाना, ये आदतें लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन कभी कभी रोना अभी तक जारी था। और फिर एक दिन उसने वो जय को फोन की। जय किसी रेस्टोरेंट में अपनी होने वाली वाइफ के साथ बैठा हुआ था। तो विभा ने रिया से भी बात की। 10 दिन बाद बेटा विभा को घर ले आया। मां से मिलने गया था। अचानक वो बोली कि मैं भी चलूंगी तेरे साथ, और घर आ गई। फिलहाल बेटे के कमरे में ही मां के सोने की व्यवस्था हुई। जय भी अपनी मां की खूब देखभाल और सेवा करता था। अच्छी फिल्म्स दिखाता था। एक लैपटॉप अपनी मां के घर पर ले आया। धीरे धीरे राजेश के अंदर भी थोड़ा चेंज होने लगा। वो भी विभा को सुबह सैर करने लेकर जाने लगा। अपने साथ मार्केट भी ले जाने लगा। उसकी पसंद का खाना, उसकी पसंद के कपड़े, और घर में सारे उसे बार बार ये एहसास दिलाते थे कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए। विवाह अब सामान्य होने लगी थी। और फिर धूमधाम से जय का विवाह हुआ। बड़े अच्छे से विवाह ने हर रस्म को निभाया। बहुत अच्छी और समझदार बहू मिली है विवाह को। अब बिल्कुल ठीक है विवाह। दोस्तों, मानसिक विवाद यूं तो एक सामान्य बीमारी है, लेकिन इलाज न मिलने पर या देखभाल न होने पर यह गंभीर रूप ले लेती है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जहां भी मुझे ऐसे मरीज दिखते हैं, मैं उनके घर वालों को सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाने को कहती हूँ, और यही सलाह देती हूँ कि जो भी व्यक्ति उसके मानसिक अवसाद का कारण बना, उससे फिलहाल उसे दूर रखो, और मरीज को कभी भी ये एहसास न होने दो कि उसे कोई बीमारी है। उसके साथ सामान्य व्यवहार रखें, दवा नियम से देते रहे, घर के काम वगैरह सब कुछ करने को कहो। उसे अकेला न होने दें। उसे हर समय सुरक्षित महसूस होना चाहिए। अपने भाई बहनों, मित्रों और चाहने वालों से उसे मिलाते रहें, फोन करवाते रहें, और यहीं से हल निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्यार से बड़ी कोई दवा नहीं है। किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार न करें कि व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाए। हमें बुरे कर्मों के नतीजे इसी जन्म में भुगतने होंगे। इसीलिए परिवार में सबको प्यार और सम्मान दें। जिस घर में स्त्री खुशहाल होती है, वहां कभी संकट नहीं आते। राधे राधे।